सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। एग्जाम रेल की सीरीज में प्रीवियसली हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्क्यूट पे डिस्कशन किया, कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस किया एंड देन ट्रांसफॉर्मर वाले सेक्शन को पार्ट बाय पार्ट करके सारे एमसीक्यू से कवर किया, जो कि प्रीवियस ईयर आरआरबी जेई और एसएससी जेई और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स के क्वेश्चंस के थ्रू हम लोगों ने पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। एंड सिंक्रोनस मशीन पे भी एक एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को एग्जाम रेल की सीरीज में देखने के लिए मिल चुकी है। एंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी मल्टीपल सीरीज आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज देखने के लिए मिल रही है। आज के सेशन में अगेन हम लोग सिंक्रोनस मशीन्स पे बात करेंगे एंड देन सिंक्रोनस के कंप्लीशन के बाद जो है अदर मशीन्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, राइट। तो आप लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। आरआरबी जेई 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। जो कैंडिडेट सीबीटी 1 के लिए इंटरेस्टेड है 499 में गेट एकेडमी का कोर्स अवेल कर सकते हैं। एंड सीबीटी 1 और सीबीटी 2 अगर आप लोगों को दोनों चाहिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो 777 में आप अवेलेबल कर सकते हैं ऐप के थ्रू। गेट एकेडमी में जो गेट एस्पिरेंट्स हैं गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2,222 रुपीज़ में आप कोर्सेज को अवेलेबल कर सकते हैं। एंड गेट 2026 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, वो 4,444 रुपीज़ में चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। एंड गेट 2027 के लिए 6,666 रुपीज़ में आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और 2026 और 2027 के साथ अगर आप दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों परचेस कर सके हैं, तो आपको स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 कोर्सेस के साथ अवेलेबल कराया जाएगा। गेट एकेडमी के और भी कई कोर्सेस हैं, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई 777, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात किया। बोथ सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 कवर कराया जा रहा है आपको। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 777 में अवेलेबल है। ऑल स्टेट एजेई एग्जामिनेशन में जितने भी सिलेबस होते हैं, सारी चीज़ें आप लोगों को 777 में प्रोवाइड की जाएंगी। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में अवेलेबल है। एंड ईएससी नॉन टेक 777 में गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अबाउट गेट 2025 के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल के 12 टेस्ट हैं, एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस्ड लेवल के 12 टेस्ट हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 है एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो हैं वो 10 टेस्ट हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आपको 76 देखने के लिए मिलेगा। तो 76 टेस्ट अगर आप दे लेते हैं अच्छे से, पेशेंसली, और चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपको ऑल इंडिया लेवल पे देखने के लिए मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज में गेट एकेडमी की टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया हुआ है। वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज है, राइट, जो कि एसेंशियल है गेट एग्जामिनेशन के लिए। देन अगेन हम लोग एप्टीट्यूड बुक के बारे में बात करें गेट एकेडमी के 222 में आप अवेलेबल है। इस स्कैन कोड को, जैसे क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं आप, तो एप्टीट्यूड की बुक तक आप पहुंच सकते हैं, चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है और सारी चीज़ें एप्टीट्यूड के बुक में कवर्ड हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी इतने पेजेस में अवेलेबल है, लॉजिकल रीजनिंग 192 पेजेस, वर्बल एबिलिटी 126, स्पेशल एप्टीट्यूड 16। टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 521। तो एक अच्छा खासा आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी एप्टीट्यूड को लेके। नेक्स्ट, आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में। विच टाइप ऑफ रोटर इज बेस्ट फॉर टर्बो अल्टरनेटर्स। तो टर्बो अल्टरनेटर्स के बारे में बात करें, देखिए हम लोग अगर टर्बो अल्टरनेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं, टर्बो का मतलब होता है हायर इन स्पीड, हाई स्पीड, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई हो। तो हमारे पास सिंक्रोनस में दो टाइप के मशीन अवेलेबल हैं। सिंक्रोनस जनरेटर ही तो यूज़ करते हैं ना हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूजुअली। तो हाई स्पीड मशीन्स के बारे में बात करें तो हम लोग सिलेंड्रिकल मशीन यूज करेंगे कि सैलिएंट पोल मशीन यूज करेंगे। कौन सी मशीन यूज करेंगे, तो हम लोग यूज करते हैं सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल मशीन यूज करते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि स्पीड क्या होती है इसकी, हाई होती है। क्यों स्पीड हाई होती है? क्योंकि सिलेंड्रिकल मशीन आपको कुछ इस तरीके से रोटर देखने के लिए मिलता है, सिलेंड्रिकल रोटर, क्योंकि इसका डायामीटर कम होता है। डायामीटर, ओवरऑल जो डायामीटर है वो कम कॉम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा, जबकि सैलिएंट पेल मशीन का
डायामीटर हाई देखने के लिए मिलेगा। तो डायामीटर कम होता है तो इसकी स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे डायामीटर कम होने की वजह से इसकी रेडियल वेलोसिटी जो होती है, रेडियल वेलोसिटी वो हो जाती है, जो कि हम लोगों के लिए एडवांटेजियस है, राइट। कि सपोज करिए इस तरीके से सिलेंड्रिकल मशीन है लार्ज डायामीटर का, और स्लॉट्स पर पोल आपने प्रोवाइड किया हुआ है, और यहाँ पे एक कंडक्टर प्लेस कर दिया, यहाँ पे दूसरा कंडक्टर प्लेस कर दिया, और ये अगर हायर स्पीड से रन कर रहे हैं, अगर इनका डायामीटर बहुत ज़्यादा हाई है, तो रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, इन कंडक्टर्स जो एक्सपीरियंस करेंगे यहाँ पे रखे हुए हैं, वो हायर रेडियल वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेंगे, रेडियल वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी इनकी बढ़ जाएगी, राइट। रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, आप किसी रोप से, किसी धागे से पत्थर को बांध के रखिए और हाथ से इस तरीके से रोटेट कराइए, तो जिस फोर्स का एक्सपीरियंस वो पत्थर करेगा जो कि धागे से बंधा हुआ है, वो क्या धागे का अगर आप साइज बढ़ाते चले जाते हैं, लेंथ बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो पत्थर ज्यादा रेडियल वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेगा, और उसके उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो आपके धागे को तोड़ के फ्री स्पेस में चला जाए, एटमोस्फियर में चला जाए, राइट। सिमिलरली अगर सिलेंड्रिकल मशीन में हम लोग बात करें, अगर डायामीटर बहुत ज्यादा हाई है, तो जो इंसुलेशन प्लेस किया हुआ है उसके ऊपर में कंडक्टर्स रखे हुए हैं, स्लॉट्स के ऊपर में अरेंज, अगर रेडियल वेलोसिटी हाई होगी बहुत ज्यादा डायामीटर के कारण, तो उसके कारण वो कंडक्टर्स जो होंगे ज्यादा फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे, और बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्सेस स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे, राइट। तो बहुत मशीन ज्यादा स्टेबल नहीं होगी, इस वजह से रेडियल वेलोसिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डायामीटर ऑफ द मशीन रेड्यूस कर देते हैं, डायामीटर ऑफ द मशीन रेड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इसको हायर स्पीड पे रन कराया जा सकता है। अगर डायामीटर भी बहुत ज्यादा हाई है और हायर स्पीड पे रन भी कराना है, तो चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, राइट। अगर हायर स्पीड पे रन कराएं तो फिर वो ज्यादा रेडियल वेलोसिटी एक्सपीरियंस करेंगे और मूव कर जाएंगे स्पेस में। इसीलिए डायामीटर को मेंटेन करते हैं हम लोग, जिससे स्पीड हम लोग हाई कर सकें, इन ऑर्डर टू मेंटेन दी रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी को मेंटेन किया जा सके, जिससे कंडक्टर्स ज्यादा मूव ना करें, ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस ना करें। या फिर आप लोगों को मालूम है कि इंसुलेशन की जो डिजाइनिंग होती है मशीन में, वो भी क्या है, आपके मैकेनिकल स्ट्रेस पे डिपेंड करती है। सपोज करिए ये एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, ये अगर फ्री स्पेस पे रखा हुआ है और 220 वोल्ट ब्लॉक कर पा रहा है, अगर मैं मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड कर देता हूँ इसमें, तो इसकी जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो रेड्यूस हो जाएगी। आप सपोज करिए कि 100 वोल्ट ही हम लोग सप्लाई करें, तो इसका इंसुलेशन फेल कर जाए, कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होना चालू कर देगी, अगर इनका मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस अगर ये झेल रही हैं तो सिमिलरली जो आप स्लॉट प्रोवाइड करेंगे रोटर के ऊपर में, जिसमें कंडक्टर्स को प्लेस करना है, तो कंडक्टर और आपके रोटर के बीच में आपको क्या रखना पड़ेगा, इंसुलेशन रखना पड़ेगा। इंसुलेशन अगेन अगर हम लोग बात करें, रेडियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो जिसके कारण हायर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, कॉस्टली मटेरियल्स एज अ इंसुलेशन हम लोगों को यूज करने पड़ेंगे, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द मशीन बढ़ जाएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायामीटर को कम कर देते हैं, जिससे रेडियल वेलोसिटी मेंटेन हो जाए और हायर स्पीड पे मशीन को रन कराया जा सके। तो ये रही कहानी आपके टर्बो अल्टरनेटर की। एक और मशीन होता है सैलिएंट रोटर, सैलिएंट रोटर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सैलिएंट रोटर में अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन रहता है, राइट। तो इसमें क्या होते हैं, देखिए आपके सिलेंड्रिकल मशीन में नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं कैन नॉट बी मोर देन टू, टू से ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स आपको बहुत रेयरली ही देखने के लिए मिलेगा सिलेंड्रिकल मशीन में, क्योंकि स्लॉट पर पोल हम लोगों को इंक्रीज करना पड़ता है ना इसमें, स्लॉट पर पोल इंक्रीज इन ऑर्डर टू गेट दी साइनोसोइडल आउटपुट वोल्टेजेस, और साइनोसोइडल आउटपुट वोल्टेजेस फाइंड आउट करने के लिए स्लॉट पर पोल हम लोग इंक्रीज करते हैं, जो कि आपको डिटेल कोर्सेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो नंबर ऑफ पोल्स दो से ज्यादा नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है। क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है,
कि देखिए यहाँ पे और यहाँ पे एक कंडक्टर यहाँ पे इंटर कर रहा है अगर करंट, और यहाँ से बाहर आ रहा है करंट, डॉट है यहाँ पे कंडक्टर, तो क्रॉस डॉट के हिसाब से फ्लक्स लाइंस कैसी होंगी, फ्लक्स लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी और इस डायरेक्शन में, इस तरीके से अपना पाथ कंप्लीट करेंगी। तो मतलब कि ये कौन सा पोल हो गया, एन पोल, ये एस पोल हो गया, राइट, एन पोल और एस पोल हो गया। मतलब फ्लक्स लाइंस यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पे इंटर कर रही हैं। कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, 2 नंबर ऑफ पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं। अब अगर हम लोगों को 2 और नंबर ऑफ पोल्स प्रोवाइड करने हैं तो अगेन यहाँ पे स्लॉट्स प्रोवाइड करना पड़ेगा, स्लॉट्स प्रोवाइड, यहाँ पे कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर, और फिर उसके हिसाब से क्रॉस डॉट करंट फ्लो करवा के और नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट कराएंगे आप। तो ये जो स्लॉट पर पोल आप लोगों ने प्रोवाइड किया हुआ है, ये एक नंबर ऑफ पोल्स से नहीं होता है, एक स्लॉट से काम नहीं बनेगा, मल्टीपल स्लॉट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से मल्टीपल स्लॉट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं, राइट, 2 पोल्स बनाने के लिए। कुछ इस तरीके से अगर आपने बनाया हुआ है तो यहाँ पे जितने कंडक्टर हैं सब में क्रॉस 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 करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे जितने कंडक्टर्स आप रखेंगे वहां पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस 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 क्रॉस, डॉट 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 डॉट, तो मतलब ये एन और एस पोल्स क्रिएट हुआ। तो देखिए सारा यही एन और एस पोल्स, 2 ही पोल्स क्रिएट करने के लिए जितना भी स्पेस था वो आपके स्लॉट्स ले चुके हैं। अब ज्यादा नंबर ऑफ पोल्स क्रिएट करना है तो ज्यादा स्लॉट्स चाहिए हम लोगों को, तो जगह तो हमारे पास लिमिटेड ही है ना, जगह तो हमारे पास लिमिटेड ही है, इसीलिए नंबर ऑफ पोल्स हम लोग ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ पोल्स हम लोग ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण n इज इक्वल टू क्या होता है, 120 f अपॉन p होता है। नंबर ऑफ पोल्स क्योंकि कम होते हैं सिलेंड्रिकल मशीन्स में, तो स्पीड क्या होती है, ज्यादा की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है। जबकि सैलिएंट पोल मशीन में क्या होता है, सैलिएंट पोल मशीन में अगर हम लोग बात करें, देखिएगा ये दोनों मशीन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, ये सैलिएंट पोल रोटर है, ये सिलेंड्रिकल टाइप रोटर है। तो सिलेंड्रिकल टाइप रोटर में आपके नंबर ऑफ पोल्स मोर देन 2 नहीं हो सकते हैं, मोर देन 2 नहीं देखने के लिए मिलते हैं, और इसकी स्पीड क्या होती है, इसीलिए हायर देखने के लिए मिलती है 120 एफ अपॉन पी, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स कम होते हैं तो स्पीड इनकी हायर देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं हम लोग, टर्बो, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं, राइट। तो अगर इसकी स्पीड हायर है तो इनका रेडियल वेलोसिटी को, हम लोगों को रेडियल वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू मेंटेन द रेडियल वेलोसिटी, हम लोग क्या करते हैं, डायामीटर, डायामीटर ऑफ मशीन रेड्यूस कर देते हैं। ये जो डायामीटर देखने के लिए मिल रहा है मशीन का, रोटर का, ये जो डायामीटर है, ये तो अपर सेक्शन जो है वो स्टेटर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटर का डायामीटर जो होता है ये है, जिसको हम लोग कम कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, सैलिएंट पोल मशीन्स में रोटर जो होता है वो नंबर ऑफ पोल्स, मोर नंबर ऑफ पोल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। 2 पोल की मशीन ऐसे बन गई, 4 पोल की मशीन बनाना है ऐसे बन गया, इजीली इजीली हम लोग नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा सकते हैं इसमें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है हमारे को। और ऑब्वियस सी बात है, सिलेंड्रिकल का क्या मतलब होता है, स्मूथ सरफेस, एयर गैप के साथ इंटरेक्शन क्या है यहाँ पे, स्मूथ है, तो हम लोग हायर स्पीड पे इसको हाई स्पीड पे रन भी करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, कोई चैलेंजेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिलेंड्रिकल रोटर में क्या है कि एयर जो फ्लो करेगी, एयर का फ्लो कैसा रहेगा, यहाँ से आएगी फिर इंटर करेगी देन एग्जिट होगी। तो अगर इसको हायर स्पीड पे अगर हम लोग रन कराते हैं, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई रख देते हैं, जो कि रखते नहीं है, क्यों नहीं रखते हैं, कि मैकेनिकली बैलेंस्ड नहीं रहेगी ये मशीन, मैकेनिकली बैलेंस्ड नहीं रहेगी। आप खुद ही थिंक करिए कि इस तरीके से रोटर है, ये एन पोल है, ये एस पोल है, और स्पेस में रन कर रहा है, तो ऑल ऑफ द एयर अवेलेबल हियर हैज टू पास थ्रू दिस, तो जिसके कारण रोटर जो होगा वो मोर मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेगा। तो इसीलिए हायर स्पीड पे इनको रन नहीं कराया जा सकता है, और ये क्या होती है, स्मूथ होती हैं, इनको हायर स्पीड पे हम लोग रन करा सकते हैं, तो हायर स्पीड पे रन नहीं कराया जा सकता है इनको। और इसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने भी हो सकते हैं, ग्रेटर देन 2 हो सकते हैं, पॉसिबल है कि नंबर ऑफ पोल्स 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 8 भी पॉसिबल है,
कि 8 पोल्स क्रिएट करना है तो कुछ इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे एक पोल हो गया, यहाँ पे एक पोल हो गया, शॉर्ट में ड्रॉ किया हुआ है ना, आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पोल्स पॉसिबल है, P इज इक्वल टू 8 पॉसिबल है आपके सेलियंट पोल मशीन में। तो स्पीड क्या होगी इसकी, N इज इक्वल टू 120F/P, क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स ज़्यादा हो सकते हैं तो स्पीड इनकी क्या रखनी पड़ेगी, कम रखनी पड़ेगी। और ऑब्वियस सी बात है रखेंगे भी, क्योंकि ज़्यादा स्पीड पे रन नहीं कराया जा सकता है, बिकॉज ऑल ऑफ द एयर हैज़ टू पास थ्रू दिस, तो मोर मैकेनिकल स्ट्रेस विल एक्सपीरियंस by the rotor, right? So from this reason हम लोग स्पीड इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। अब स्पीड नहीं इंक्रीज कर सकते हैं तो कंडक्टर्स जो होंगे, जो कि आपने प्लेस किया हुआ है ऑन टॉप ऑफ द सिलेंड्रिकल मशीन, सॉरी सेलियंट मशीन, कुछ इस तरीके से कंडक्टर्स प्लेस किए हुए हैं ना, तो इसमें जो इन बिटवीन इंसुलेशन फिल करके रखा हुआ है, यहाँ पे आपके रोटर और कंडक्टर्स के बीच में जो इंसुलेशन फिल करके रखा हुआ है, वो मोर मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योंकि स्पीड कम है तो मोर मैकेनिकल स्ट्रेस एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो आप चाहें तो साइज ऑफ द मशीन बढ़ा सकते हैं, तो डायामीटर ऑफ द मशीन आप इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। डायामीटर आपको जब भी सिलेंडर सेलियंट मशीन आप देखेंगे, डायामीटर बहुत लंबी मशीन देखने के लिए मिलेगी, डायामीटर ऑफ द मशीन बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। और जहाँ पे डायामीटर कम है समझ जाइए कि सिलेंड्रिकल मशीन है। तो इसको हम लोग, क्योंकि इसकी स्पीड कम होती है, तो इसको हम लोग हाइड्रो अल्टरनेटर भी बोलते हैं, हाइड्रो अल्टरनेटर भी बोलते हैं, कि वाटर वगैरह के थ्रू टरबाइन जो रन करती हैं वो हायर स्पीड पे रन नहीं करती हैं, तो उनके साथ इसको असेंबल कराया जा सकता है हाइड्रो अल्टरनेटर की तरह। जबकि टर्बो अल्टरनेटर जो है, स्टीम अल्टरनेटर जो हैं, स्टीम इंजन जो हैं, इलेक्ट्रिक इंजन, वहाँ पे हम लोग आपके सिलेंड्रिकल मशीन्स को यूज़ करते हैं। तो आशा करते हैं आपको आइडिया होगा टर्बो अल्टरनेटर क्या है, हाइड्रो अल्टरनेटर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े हम लोग, कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन हो गया इस पे, जो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, आप लोगों को एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। एन अल्टरनेटर इज जनरेटिंग अ पावर at a voltage of 210 volt per phase while running at 1500 rpm. If the speed of the alternator drops to 1000 rpm, the generated voltage per phase will be, तो हम लोगों को जनरेटेड वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n मल्टीप्लाइड विथ 5 होती है ना, जो कि स्पीड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सारी मशीन्स में हम लोग देखते हैं कि स्पीड जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ज़्यादा वोल्टेजेस देखने के लिए मिलेगा। जबकि दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं पॉसिबल है इन केस ऑफ, ऐसा नहीं पॉसिबल है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड में, सिंक्रोनस मशीन्स में स्पीड क्या होती है, वो नो लोड से फुल लोड तक कांस्टेंट होती है। लेकिन अगर इस तरीके से एमसीक्यूज दे दिया हुआ है तो एग्जाम में आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, प्रैक्टिकली ये नहीं पॉसिबल है। अगर हाँ इंटरव्यूज वगैरह में बैठते हैं तो आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सॉल्व करना है आपके नॉलेज के हिसाब से। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन फाई, तो फ्लक्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फ्लक्स को हम लोग कॉन्स्टेंट ट्रीट कर लेते हैं। तो वोल्टेज इज रिलेटेड विद द स्पीड, तो V2 डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाई N1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड केस की स्पीड कितनी है, 1000 आरपीएम है। फर्स्ट केस में स्पीड कितनी थी, 1500 आरपीएम, 1500 आरपीएम। तो मल्टीप्लाइड विथ वोल्टेज की रेटिंग कितनी दी हुई है, वोल्टेज की रेटिंग आपको 210 वोल्ट दी हुई है। तो इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो 140 वोल्ट इज द राइट आंसर, 140 वोल्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या स्पीड को चेंज कर पाना अल्टरनेटर के, नहीं। वंस इट इज कनेक्टेड विद द ग्रिड, स्पीड ऑफ द अल्टरनेटर इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 23 और थर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन, एन अल्टरनेटर इज सेड टू बी ओवर एक्साइटेड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग एट, देखिए ओवर एक्साइटेड मशीन हम लोगों ने बात किया हुआ था लास्ट सेशन में। ओवर एक्साइटेड रिएक्टिव पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा, डिलीवर करेगा। रिएक्टिव पावर क्या होता है, लैगिंग वॉर्स होता है, लैगिंग वॉर्स, लैगिंग वॉर्स की डिलीवरी हो रही है।
तो जनरेटर क्या करता है, करंट को टर्मिनल से बाहर निकालता है, मतलब रिएक्टिव पावर का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो मतलब करंट भी कैसा नेचर का होगा, लैगिंग नेचर का होगा, मतलब पावर फैक्टर ऑफ द मशीन कैसी होगी, लैगिंग होगी। और ओवर एक्साइटेड मशीन वेदर इट इज जनरेटर और मोटर हैविंग डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। आप लोगों को इस तरीके से ड्रॉ करके लास्ट सेशन में हम लोगों ने बताया हुआ था, तो डिस्कशन बिल्कुल ही इजी हो गया था कि ओवर एक्साइटेड मशीन है, ये अंडर एक्साइटेड मशीन है। ओवर एक्साइटेड मशीन के बारे में बात करें तो रिएक्टिव पावर सप्लाई करेगा, अंडर एक्साइटेड मशीन एब्जॉर्ब करेगा। जनरेटर है, रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, तो टर्मिनल से करंट क्या होते हैं, निकलते हैं जनरेटर के, चाहे सप्लाई करे चाहे ना करे। तो करंट सप्लाई कर रहा है तो टर्मिनल से बाहर निकलेगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो पावर फैक्टर क्या होगा, लीडिंग। ओवर एक्साइटेड मशीन में आर्मेचर रिएक्शन का नेचर पूछता है तो ये कैसा होता है, डीमैग्नेटाइजिंग। अंडर में पूछेगा तो मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन, मैग्नेटाइजिंग, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। तो ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेट टू बी ओवर एक्साइटेड व्हेन इट इज ऑपरेटिंग। तो ओवर एक्साइटेड है मतलब रिएक्टिव पावर सप्लाई कर रहा है, करंट का नेचर क्या होगा, लैगिंग नेचर का करंट देखने के लिए मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मेचर रिएक्शन इन अल्टरनेटर प्राइमरीली अफेक्ट, देखिए वो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होगा मशीन में, ओवरऑल नेट अवेलेबल फ्लक्स जो है मशीन का, नेट फ्लक्स या तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, राइट। इस तरीके से क्या रहेगा, नेट अवेलेबल फ्लक्स वेरिएबल रहेगा बिकॉज ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन। नेट फ्लक्स इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, जिसके कारण वोल्टेज की वैल्यू जो होती है वो एन और फाइव पे डिपेंड करती है, स्पीड पे भी डिपेंड करती है और नेट अवेलेबल फ्लक्स पे डिपेंड करती है। अगर नेट अवेलेबल फ्लक्स चेंज करता है तो आपका वोल्टेज प्रोफाइल क्या होगा, चेंज होगा। आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज प्रोफाइल में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, टर्मिनल वोल्टेज पर फेज जो होगा वो आपका इमीडिएटली प्राइमरीली अफेक्ट करेगा, राइट। और बाकी सारी चीजें हैं वो इनडायरेक्टली रिलेटिव हो सकती हैं, लेकिन डायरेक्टली टर्मिनल वोल्टेजेस पे इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्मेचर करंट और रोटर स्पीड पे हम लोग फॉर द टाइम बिंग कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं देखने के लिए मिल रहा है, नो लोड लॉसेस, तो ये सारी नॉन रिलेटेड है। टर्मिनल वोल्टेज इज रिलेटेड विद द आर्मेचर रिएक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट के केस के बारे में बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, द फंक्शन ऑफ डैम्पर वाइंडिंग इन एन अल्टरनेटर इज, डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज करते हैं हम लोग, टू डैम्प आउट दी ऑस्किलेशंस, की मशीन्स में कंटिन्यूसली सिंक्रोनस मशीन्स में डिस्टर्बेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। ये रोटर जो होता है वो इस तरीके से अपने एक्सेस पे ऑस्किलेट करता रहता है बिकॉज ऑफ सडन लोड चेंजेस, कि कंटिन्यूसली आप लोग देखते हैं कि लोड साइकिल जो होता है, आपने पावर सिस्टम में पढ़ा होगा, लोड साइकिल टाइम के हिसाब से इस तरीके से चेंज होता रहता है, राइट। कि किसी भी टाइम पे कांस्टेंट लोड नहीं देखने के लिए मिलेगा, कभी लोड ज़्यादा है सिस्टम में, कभी लोड कम है, दोपहर के टाइम में कुछ और है, शाम के टाइम पे कुछ और है, नाइट के टाइम पे कुछ और है। तो जिसके कारण आपका जो मशीन का रोटर है वो ऑस्किलेट करता रहता है। इन ऑस्किलेशंस को रोकने के लिए डैम्पर वाइंडिंग्स हम लोग यूज करते हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा ऑस्किलेशंस होंगे तो मशीन अनस्टेबल रीजन में चली जाएगी, कि डेल्टा एंगल जो है एन और एस पोल्स के बीच का जो डेल्टा एंगल होता है, टॉर्क एंगल, वो इंक्रीज हो जाएगा, मशीन अनस्टेबल स्टेट में चली जाएगी। तो मशीन की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी हम लोग डैम्पर बाइंडिंग यूज करते हैं। एलिमिनेट हंटिंग, हंटिंग इज द फिनोमिना ऑफ ऑस्किलेशंस ऑफ रोटर इन अ कंटिन्यूअस बेसिस, तो हंटिंग भी रिड्यूस करती है आपकी डैम्पर वाइंडिंग। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम लोग, if the armature reaction of an alternator produces a magnetization effect on the main field then the power factor should be, if the armature reaction of an alternator, अच्छा मैग्नेटाइजेशन, आप लोगों को पता है कि मैग्नेटाइजेशन के बारे में जब बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइजिंग
आर्मेचर रिएक्शन, लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था। मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन ओवर एक्साइटेड मशीन में होगा कि अंडर एक्साइटेड, तो अंडर एक्साइटेड मशीन में होगा। लास्ट सेशन में बात किया हुआ था अंडर एक्साइटेड। और जनरेटर की मोटर अल्टरनेटर, राइट, अल्टरनेटर। तो अंडर एक्साइटेड है और अल्टरनेटर है अगर, तो अल्टरनेटर के केस में क्या होगा, अंडर एक्साइटेड मशीन एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब रिएक्टिव पावर जब एब्जॉर्ब करेगा तो अल्टरनेटर का करंट कैसा होता है, टर्मिनल से बाहर निकलेगा। तो दोनों रिएक्टिव पावर और करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। मतलब कि रिएक्टिव पावर क्या होता है, लैगिंग वॉर्स होता है, तो करंट क्या हो जाएगा, लीडिंग। करंट क्या होगा, लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर। अभी लास्ट स्लाइड में भी हम लोगों ने देखा हुआ है, तो अगर इसे नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट वाली स्लाइड में देखिएगा, हम लोगों ने अभी जस्ट बात किया हुआ है। ये दोनों डायग्राम्स अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है, तो इसी के बेसिस पे सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि अंडर एक्साइटेड है, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन है, रिएक्टिव पावर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो करंट कैसा होगा, लीडिंग होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि कौन सा लीडिंग होगा, परफेक्टली लीडिंग होगा, जीरो लीडिंग होगा। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शंस में दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, जीरो लीडिंग एंड लीडिंग ओनली। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ऑप्शंस को हम लोगों को फ्रेम करना चाहिए। तो यहाँ पे लीडिंग ओनली हम लोग लिख सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन को हटा के हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे यूनिटी और रेजिस्टिव लोड। तो इस तरीके से ऑप्शंस कुछ और होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन दे दिया हुआ है, कोई भी एक लीडिंग होना चाहिए। अब वो लीडिंग की वैल्यू चाहे 0.9 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, और जीरो लीडिंग हो सकती है। तो एक ऑप्शन को हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें हम लोग, टू अल्टरनेटर्स आर रनिंग इन पैरेलल इफ द एक्साइटेशन ऑफ वन अल्टरनेटर इज चेंज। देखिए एक्साइटेशन के बारे में जब भी बात करेंगे, एक्साइटेशन इज रिलेटेड विद द रिएक्टिव पावर। कि आप नॉर्मली अगर हम लोग सैलिएंट पोल मशीन है चाहे सिलेंड्रिकल मशीन है, एक्साइटेशन किसको बोलते हैं हम लोग, डीसी एक्साइटेशन जो रोटर में दिया होता है, राइट। इस तरीके से वाइंडिंग्स हैं और यहाँ से एक्साइटेशन दिया होता है, डीसी एक्साइटेशन। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लक्स क्रिएट करेगा, और फ्लक्स क्रिएट करेगा जिसके कारण ये एन और एस पोल्स बनेंगे। अगर करंट इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, एन पोल क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, इनका स्ट्रेंथ बढ़ेगा एन और एस पोल्स का। तो इससे क्या हो रहा है, ओवरऑल फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स के कारण रिएक्टिव पावर चेंज होगा, मशीन ओवर एक्साइटेड बनेगी, ओवर एक्साइटेड बनेगी, अंडर एक्साइटेड बनेगी, ये चेंज होगा। मतलब रिएक्टिव पावर के ऑपरेशंस में चेंज हो रहा है। आप एक्साइटेशन इंक्रीज करके रियल पावर नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना, कि आपको अगर रियल पावर में चेंजेस चाहिए, रियल पावर, एक्टिव पावर और एक्टिव पावर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन चेंज करना पड़ेगा। नहीं, एक्साइटेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे स्टीम इनपुट आपको चेंज करना पड़ेगा। स्टीम इनपुट, रियल पावर इनपुट, जो आप स्टीम टरबाइन के थ्रू इनपुट दे रहे हैं, या फिर गवर्नर वाल्व को आपको ओपन करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सप्लाई मोर स्टीम, सो मोर पावर विल बी डेवलप्ड इन द मशीन्स। तो अगर ज़्यादा पावर आउटपुट, आप एक्टिव पावर आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो स्टीम इनपुट के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, ना कि एक्साइटेशन। एक्साइटेशन चेंज करने से मशीन में कुछ ऐसा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से कुछ होना जाना है नहीं। रिएक्टिव पावर से क्या करेंगे आप, राइट, रिएक्टिव आप एक्साइटेशन चेंज करके केवल और केवल रिएक्टिव पावर चेंज कर सकते हैं। रियल पावर ज्यादा आपको चाहिए तो एक्साइटेशन से कुछ होने वाला नहीं है, स्टीम पावर इनपुट आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो द एक्टिव कंपोनेंट विल चेंज, एक्टिव कंपोनेंट नहीं चेंज होगा। वाइब्रेशन विल अकर इन अल्टरनेटर, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। अल्टरनेटर विल रन एज अ मोटर, नो। वाइटलेस कंपोनेंट विल चेंज, मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट जो है, रिएक्टिव पावर,
राइट। वॉटलेस कंपोनेंट, वॉट कंपोनेंट किसको बोलते हैं? एक्टिव पावर। वॉटलेस पावर कंपोनेंट किसको बोलेंगे हम लोग? रिएक्टिव पावर को। रिएक्टिव पावर चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पावर फैक्टर ऑफ एन अल्टरनेटर इज यूनिटी देन द आर्मेचर रिएक्शन विल बी। तो यूनिटी के केस में बात करें, यूनिटी के केस में क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने बात किया हुआ था लैगिंग एंड लीडिंग के केस में। यूनिटी के केस में आपने डिटेल सेशन में पढ़ा होगा, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे आपकी कोई भी सिंक्रोनस मशीन हो। तो यहाँ पे एक बेसिक ओवरव्यू हम लोगों ने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। लैगिंग पावर फैक्टर, द आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूसेस आर डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट अपोजेस द मेन फील्ड फ्लक्स। आपने इस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट मशीन हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ था, उसके हिसाब से भी आप बता सकते हैं लीडिंग है तो पावर फैक्टर का सॉरी आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, लीडिंग लैगिंग है तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होगा, और मोटर है लीडिंग है तो क्या होगा, जनरेटर है तो क्या होगा। ये चारों ऑप्शंस आप बता सकते हैं ना विदाउट एनी एनी हेजिटेशन। लीडिंग पावर फैक्टर है, द आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट सॉरी मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट असिस्ट द मेन फील्ड फ्लक्स। यूनिटी पावर फैक्टर में क्या होता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़े हम लोग। For a 50 hertz two pole, the maximum speed of an alternator is। तो n के बारे में बात करें, n इज इक्वल टू 120 f बाई पी होता है, f बाई पी। तो इसके बारे में बात करें 120 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ पोल्स 2 हैं, तो 3000 आरपीएम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 3000 आरपीएम राइट। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे 2 1 जा 2 260 30,000 मतलब 30,100 जिसका मतलब हुआ 3000। ऑप्शन 4 इतना स्पीड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मशीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ वर्किंग लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये एक सिस्टम है जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर पे। और असिंक्रोनस मोटर, यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर भी है। सिंक्रोनस मोटर भी कनेक्टेड है इस सिस्टम में, जो कि वर्किंग ओवर एक्साइटेड राइट। तो ओवर एक्साइटेड है मतलब रिएक्टिव पावर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है सिस्टम में। ओवर एक्साइटेड जनरेटर और मोटर सप्लाइज रिएक्टिव पावर, अंडर एक्साइटेड जनरेटर और मोटर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। कंसिडर अ कैपेसिटिव VAR to be a sink of reactive power, which of the following statement is true? Over excited condition and a direct grid connected to a इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर भी है, ये क्या है, IG है, इंडक्शन जनरेटर भी कनेक्टेड है सिस्टम में। तो आपको क्या पूछा हुआ, सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर। अब ऑप्शन से हम लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पे 3 मशीन्स हैं, कि अभी तक सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन जनरेटर यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में पता चला, लेकिन ऑप्शंस में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सभी में मेंशन है सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में। तो ये तीसरा जो सिस्टम था जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा था, ये जनरेटर है जो कि हम लोगों को समझ में आया अभी, सिंक्रोनस जनरेटर है। सिंक्रोनस जनरेटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क कर रहा है तो ओवर एक्साइटेड होगा कि अंडर एक्साइटेड होगा, तो हम लोगों को पता है कि ओवर एक्साइटेड होगा, प्रीवियसली हम लोगों ने देखा हुआ है, ओवर एक्साइटेड होगा, ये भी ओवर एक्साइटेड होगा। और रिएक्टिव पावर क्या करेगा, सिस्टम में सप्लाई करेगा। देखिए ये सप्लाई कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है, तो एब्जॉर्ब किसको करना पड़ेगा, इंडक्शन जनरेटर को। और इंडक्शन जनरेटर का यही ड्रॉबैक होता है, इंडक्शन जनरेटर का यही ड्रॉबैक होता है कि ये सिस्टम से रिएक्टिव पावर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, कि ग्रिड वगैरह से रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करता है इन ऑर्डर टू सप्लाई दी एक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कंटिन्यूअस बेसिस पे इंडक्शन जनरेटर को चाहिए इन ऑर्डर टू सप्लाई दी एक्टिव पावर। इंडक्शन जनरेटर है ना, एक्टिव आउटपुट पावर जनरेट करेगा, सिस्टम को देगा, लेकिन सिस्टम से क्या चाहेगा, रिएक्टिव पावर चाहेगा। तो ये ड्रॉबैक है बहुत बड़ा इंडक्शन जनरेटर का राइट। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट देखने के लिए मिल रहा है,
Synchronous motor and synchronous generator are sources and the induction generator is the sink of reactive power. Option 1 is correct. Option 1 is correct. Option 1 correct है यहाँ. Next question. The maximum power developed in a synchronous motor occurs at a coupling angle of. तो मैक्सिमम पावर के बारे में बात करें इन सिंक्रोनस मोटर, पावर का एक्सप्रेशन क्या होता है? EF VT अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, राइट. इंटरनल इंड्यूस्ड वोल्टेजेस मल्टीप्लाइड विद टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय सिंक्रोनस रिएक्टेंस साइन डेल्टा. तो यहाँ पे हम लोग बात करें मैक्सिमम आउटपुट पावर, राइट. मैक्सिमम पावर डेवलप, तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? देखिए साइन की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है, 1 से -1 तक वेरी करती है, राइट. साइन डेल्टा कहाँ से कहाँ, साइन का कर्व अगर आप देखते हैं, वेव फॉर्म देखते हैं, तो ये +1 से -1 तक इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी. तो ये इनकी सारी की वैल्यू 1 से -1 तक वेरी कर सकती है. मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी है? 1. तो साइन 1 कब देखने के लिए मिलता है? जब डेल्टा की वैल्यू कितनी हो? 90 डिग्री. इफ डेल्टा इज 90 डिग्री तो साइन डेल्टा इज इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम वैल्यू तब जाके पावर क्या देखने के लिए मिलेगा? EF VT अपॉन एक्सेस. तो यही देखने के लिए मिलेगा आपको पावर. तो साइन 90, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कपलिंग एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए. इज द राइट आंसर. सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, when the stator winding are connected in such a fashion that the total number of poles are made half. तो अगर हम लोग बात करें then the speed of rotor of a synchronous motor, तो n इज इक्वल टू क्या है होता है? 120 F अपॉन P. तो नंबर ऑफ पोल्स अगर हाफ हो जाता है तो स्पीड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ऑब्वियस सी बात है कि पोल्स को क्या होना चाहिए? हाफ होना चाहिए क्या, या फिर कम हो रहा है ना? हाफ होना का मतलब क्या होगा? कम हो रहा है, तो स्पीड विल इंक्रीज. तो ये हाफ से रेड्यूस हो रहा है, मतलब 2 टाइम्स अगर नंबर ऑफ पोल्स रेड्यूस हो रहा है तो स्पीड 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी. रिमेन्स सेम एज द ओरिजिनल वैल्यू, डिक्रीजेस इन द हाफ ऑफ द ओरिजिनल, टेंड्स टू बिकम 0, इंक्रीजेस टू 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू. ऑप्शन डी. द स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर, स्पीड ऑफ सिंक्रोनस मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन है. इंक्रीजेस एट लोड इंक्रीजेस, तो स्पीड जो होती है सिंक्रोनस मशीन की वो कांस्टेंट होती है फ्रॉम नो लोड, कि कोई भी लोड नहीं कनेक्टेड है तो जितनी स्पीड है, टू फुल लोड. फुल लोड सिंक्रोनस मशीन की ना, सिंक्रोनस मशीन की. आप नॉर्मली एक्सपीरियंस करिए कि सपोज करिए आप बाइसिकल चला रहे हैं पैडल करके, अब आपके बैक कैरियर में कोई नहीं है, नो लोड की कंडीशन में है आप. अब एक बंदा आके बैठता है, नो लोड में जितनी स्पीड थी आपके बाइसिकल को रन कराने की, पैडल करने की, आप सेम स्पीड से बाइसिकल रन करा कर सकते हैं क्या? नहीं. लोड और इंक्रीज होता है. 2 दोस्त आपके बैक सीट में आके बैठ गए, तो अब आपकी पैडल करने की, आप पैडल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ये पावर इनपुट दे रहे हैं, लेकिन उसी सेम स्पीड पर रन करेगी क्या मशीन? नहीं, कम स्पीड हो जाएगा. और एक दोस्त आके बैठ जाता है आपके बैक कैरियर पे, तो स्पीड क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी. आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन स्पीड क्या हो रही है? कम हो जा रही है. तो लोड जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, स्पीड क्या हो रही है? डाउन होती चली जा रही है. सिमिलरली मशीन्स में भी होता है, और सभी मशीन्स में होता है कि लोड जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं स्पीड डाउन होता है. लेकिन सिंक्रोनस मशीन में नो लोड में जितनी स्पीड है और फुल लोड कंडीशन में जितनी स्पीड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं होता है प्रैक्टिकली. ऑप्शन सी इज राइट, रिमेन्स कांस्टेंट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following motors the stator and rotor magnetic field rotate at same speed. तो कौन से मशीन में होगा ऐसा? यूनिवर्सल मोटर में बात करें हम लोग तो इसी इट इज अ काइंड ऑफ डीसी मशीन, राइट. डीसी मोटर होता है ये, वर्क विथ लाइक डीसी मोटर एंड वर्क्स विथ बोथ एसी एंड डीसी. सिंक्रोनस मोटर में आपके स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट एट सेम स्पीड, दोनों की स्पीड सेम होगी सिंक्रोनस मशीन में. इंडक्शन में क्या होगा?
इंडक्शन मोटर में स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में स्लाइट डिफरेंस देखने के लिए मिलता है कि रोटर मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को, रोटर जो है वो लैच करने की कोशिश करता है लेकिन एग्जैक्टली कभी रीच नहीं कर पाता है, अदरवाइज स्लिप की वैल्यू 0 हो जाएगी। और तो एन आर की वैल्यू, रोटर की स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड देखने के लिए मिलती है आपको इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, मोटरिंग मोड ऑफ ऑपरेशन में, तो जिसके कारण स्लिप देखने के लिए मिलता है आपको, स्लिप का कॉन्सेप्ट। जबकि सिंक्रोनस में कोई स्लिप नाम की चीज़ नहीं होती है, जितनी रोटर की स्पीड है वही सेम सिंक्रोनस स्पीड भी है। रिलक्टेंस मोटर में तो हम लोग बात करें, इसमें रोटर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिलक्टेंस अवेलेबिलिटी इसमें टॉर्क का डेवलपमेंट होता है और मशीन रन करती है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? सिंक्रोनस मोटर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और भी क्वेश्चन है। ब्रेक डाउन टॉर्क क्या होता है? ब्रेक डाउन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो टॉर्क डेवलप्ड के पावर का एक्सप्रेशन अभी हम लोगों ने देखा, ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा, राइट। तो पीई मैक्स इलेक्ट्रिकल मैक्सिमम आउटपुट पावर क्या होगा? देखिए साइन डेल्टा की वैल्यू मैक्सिमम क्या पॉसिबल है? 1, और ये जब 1 हो जाएगा तभी पावर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? यही तो होगी। ये वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा? पावर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो ये वाला पावर इंक्रीज होके कहाँ चला जाएगा? पीई मैक्स, मैक्सिमम पावर पे पहुंच जाएगा। पी मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा क्या हो चुका है? 1। अब अगर टॉर्क डेवलप्ड के बारे में बात करें, मशीन का ब्रेक डाउन टॉर्क जो है, तो आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ, सॉरी, स्पीड मल्टीप्लाइड विथ टॉर्क। ये तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पावर इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं, एंगुलर स्पीड। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर मल्टीप्लाइड विथ एंगुलर स्पीड। तो टॉर्क डेवलप्ड यहाँ से क्या लिखा जा सकता है? पीई मैक्स जस्ट अ सेकेंड। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? पावर डिवाइडेड बाई ओमेगा एच, सिंक्रोनस स्पीड। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या था? ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा डिवाइडेड बाई ओमेगा एस। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या लिखा जा सकता है? टॉर्क इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पीई मैक्स, पीई मैक्स। तो पीई मैक्स अपॉन ओमेगा एस मल्टीप्लाइड विथ साइन डेल्टा, ये फाइनल एक्सप्रेशन आपको टॉर्क का देखने के लिए मिलता है, सिंक्रोनस मशीन के टॉर्क का, मोटर के। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है? ब्रेक डाउन टॉर्क क्या है? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर एंड पावर इज ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस। तो दोनों वोल्टेजेस का जो कॉम्बिनेशन है वोल्टेज स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ना, तो वोल्टेज स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है और पूरा एलोबरेट कर दिया हम लोगों ने, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे कहाँ से इक्वेशंस आते हैं, कैसे होते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने सिंक्रोनस मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया। आने वाले सेशंस में भी आपको सिंक्रोनस से रिलेटेड एग्जाम रेल की ये सीरीज दिखेगी एंड देन आने वाले सेशंस में हम लोग अगेन इंडक्शन मशीन्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन डीसी की तरफ आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ और जो भी अंडरस्टैंडिंग है, जिस क्वेश्चन में भी डाउट है, ज़रूर डिस्कशन करिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताते रहिए कि आने वाले सेशंस में और कौन से टॉपिक पे आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए। थैंक यू वेरी मच, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।